हेलो गाइज, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है जो पैरा मेडिकल और पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे जो हर एक बार एग्जाम में पूछता है और पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम आपके लिए क्रीम क्वेश्चन खोज के लाए हैं। कह सकते हैं कि आज हम आप लोग के लिए रसमलाई क्वेश्चन खोज के लाए हैं जो सीधा एग्जाम हॉल में आएगा। आप सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कम पढ़िए, अच्छे तरीका से पढ़िए, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए ताकि आप कम समय में अच्छे तैयारी कर बेहतर सफलता हासिल कर सकते हैं। और आप भी चाहते हैं कि इस बार आपका एडमिशन कॉलेज में हो तो जरूर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रीम क्वेश्चन है, रसमलाई क्वेश्चन है। आप खुद देख करके क्वेश्चन बताएंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पैरा मेडिकल का स्टूडेंट है वो भी लास्ट तक देखेंगे, और जो पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है, चूंकि इसमें सिर्फ साइंस का क्वेश्चन है तो साइंस का हम बाद में चर्चा किए हैं, तो आप थोड़ा देर के बाद साइंस का क्वेश्चन आएगा तो पहले हम थोड़ा सा आर्ट्स का क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, फिर साइंस का क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। तो आप लोग थोड़ा 5 मिनट वीडियो को भगा करके देखिएगा, तब आपको साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉलिटेक्निक वाले के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पैरा मेडिकल उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि नीति आयोग एक है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि नीति आयोग जो एक प्रकार का होता है वो परामर्शदायी संस्था होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग का जो पुराना नाम था, पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। यानी कि नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग या नीति आयोग की स्थापना या गठन कब किया गया था, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कि इसका गठन कब किया गया था, आप सभी स्टूडेंट कॉपी पे होगा तो लिख लीजिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और कई बार पूछा जाता है कि योजना आयोग या नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आप सभी को एक जानकारी और दे दे, ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर एक नए निकाय नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया। यानी कि पहले जो योजना आयोग के नाम से जानते थे, अब उसको क्या कर दिया गया, यानी कि नीति आयोग के नाम से। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है वो क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में कई बार पूछा जाता है कि बताइए किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है। याद रखेंगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, क्योंकि यहाँ का जो उद्गम कार्यशैली होता है वो निजी और सार्वजनिक जोन दोनों पे निर्भर होता है। इसी कारण भारत का जो अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर होता है, यानी कि है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। याद रखेंगे भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन दे रखा। पहला है प्रत्यक्ष कर है, बी में दे रखा बिक्री कर है, और सी में दे रखा है रेलवेज है, और डी में दे रखा चुंगी कर है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा चुंगी कर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो चुंगी कर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई आपको बताना है कितनी होती है। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो तट रेखा होता है उसकी लंबाई आपको बताना है कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर लंबी है। याद रखेंगे भारत की जो तट रेखा है वो कितनी लंबी है, 6100 किलोमीटर लंबी है। याद रखेंगे इसको कि भारत की तट रेखा कितनी लंबी है, 6100 किलोमीटर लंबी है भारत की तट रेखा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं कि भारत एक विशाल देश है और इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि विश्व में इसका स्थान बताइए तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान बताइए कौन सा है, 7वां। सोचिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा विश्व में इसका 7वां स्थान, इतना बड़ा एरिया है भारत का। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर, यानी कि बहुत लंबा होता है ये अपने आप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होते। आपको कौन सा बताना है कि नकदी यानी कि नकदी फसल में कौन कौन से नहीं आते हैं, आपको बताना राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, क्योंकि गन्ना भी इसमें आ जाएगा, कपास आ जाएगा, जूट आ जाएगा, क्या नहीं आएगा तो गेहूं नहीं आएगा। ठीक है,
चूँकि नकदी फसल में जो है गेहूँ नहीं आते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता दें, ठीक है? गेहूँ जो होता है ये रबी फसल एक प्रकार का, याद रखेंगे कई बार पूछता है कि गेहूँ किस प्रकार का फसल है, तो गेहूँ जो होता है वो रबी फसल होता है, ठीक है? और रबी फसलों में जो है बुआई का समय जो होता है कम ताप तथा यानी कि पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है? ये जो गेहूँ होता है उस समय थोड़ा-सा कम टेम्परेचर चाहिए और शुष्क और गर्म हवा थोड़ा-सा चाहिए, उस समय ये गेहूँ का फसल किया जाता है, ठीक है? यानी कि खास करके आप कह सकते हैं कि ये जो फसल होता है अक्टूबर नवंबर के महीना में ही बोई जाती है, ठीक है? जो कि जैसे आपका हो गया जौ, चना, मसूर, सरसों, ठीक है? ये सब जो होता है ये सब रबी फसल है। आप याद रखें कि जौ ये भी रबी फसल है, चना रबी फसल होता है, मसूर रबी फसल होता है, सरसों रबी फसल होता है, ठीक है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं कि 6 में क्या कह रहा है। कह रहा भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, क्या चीज़ का आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो याद रखिएगा भारत जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। पता है क्या चीज़ का, चाय का। क्योंकि भारत के अंदर चाय बहुत ज़्यादा है, इस कारण से हमारा देश भारत यानी कि देश जो होता है चाय का सेलिंग करता है, अन्य देश को देता है चाय। याद रखिएगा कि आपका अगर पूछा जाए कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता क्या चीज़ का है, तो चाय का। क्योंकि चाय का उत्पादन भी भारत में होता है और भारत में ज़्यादातर आदमी चाय का सेवन भी करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी चाय, ठीक है? और एक चीज़ आपको ये भी याद रखना कि वर्तमान में भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। सोच सकते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में भारत विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, ठीक है? इसको भी याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब कितना नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है? इसमें कह रहा है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है? जैसे जैसे हमारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ है, इसी के कारण भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो याद रखेंगे जूट तथा रुई का उद्योग, ठीक है? यानी कि ये है कि जब विभाजन हुआ था तो उस कारण भारत का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था, बुरी तरह उद्योग जो है प्रभावित हुआ था, वो है जूट तथा रुई उद्योग। क्या है? जूट तथा रुई उद्योग। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। क्या हो जाएगा? कार्यकारिणी कमेटी क्या हो जाएगा? कार्यकारिणी कमेटी 1937 के तहत, ठीक है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चूँकि कार्यकारिणी कमेटी जो है 1937 ईस्वी में फैजपुर में अपने 50वें अधिवेशन में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है? और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820 बी हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। यानी कि छोटा नागपुर के जो है मुंडा ने उस समय विद्रोह किया था, जब उनकी भूमि को उनके मुखिया लोगों से लेकर मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई थी, और 1820 ईस्वी के करीब हुआ था यह विद्रोह, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं कि 11 में क्या कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन दे रखा है। याद रखिएगा कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो 3 कठिया से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 3 कठिया से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने, ठीक है, अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये सभी स्टूडेंट को पता होगा, कई बार पूछ दिया जाता है। कब? तो 1916 ईस्वी में गांधी जी जो है अहमदाबाद के निकट एक साबरमती है, क्या है? साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कौन? गांधी जी। और अप्रैल
17 ईस्वी में बिहार में स्थित जिला चंपारण में वो किसान पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किए थे, जिसको हम लोग किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यह जो है सत्याग्रह तीनकिठिया से जुड़ा हुआ था। यही जो सत्याग्रह था आपका क्या था, सत्याग्रह, यह तीनकिठिया से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, तीनकिठिया से जुड़ा हुआ था। तीनकिठिया व्यवस्था में किसानों को अपने भूमि का 1/3 भाग पर नील उगाना अनिवार्य था। ठीक है, इसके तहत क्या होता था, जो किसान था ना, उसको किसान को अपने भूमि का 1/3 भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, जो कि 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में करना देने का आंदोलन चलाया था। अपनी राजनीतिक के प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया की भी प्रशंसा करते थे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए अगर कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा तीनकठिया से। किससे जुड़ा हुआ है, तीनकठिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है उलगुलान, क्या कह रहा है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा से। किससे जुड़ा हुआ है, बिरसा मुंडा। क्या याद रखेंगे, बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा मुंगेर का बढ़िया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था। आपसे पूछ रहा है कि मुंगेर का जो है बढ़िया क्या है, बढ़िया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए, बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको माइंड में सेट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ताकि पूछे तो आप इसको यानी कि एग्जाम हॉल में इसको बना के आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर से। दामोदर नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर से। चूँकि दामोदर नदी का जो उद्गम होता है पलामू के लतेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है। कहाँ से होता है, दामोदर नदी का जो उद्गम होता है पलामू के लतेहार, कहाँ होता है, लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है। ठीक है, जो कि नागपुर का क्षेत्र कहलाता है, छोटा नागपुर के नाम से उसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम बताइए क्या होगा, तो याद रखेंगे डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, भारत। क्या हो जाएगा, भारत। तो पूर्वी समुद्रों की जो स्वामिनी का नाम है वो आपका क्या है, भारत है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया था, आपको बताना है किसके द्वारा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। आप लोग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस दिन ठीक है भारत का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जस्ट 2 दिन के बाद फिर सेकंड अधिवेशन हुआ था। ठीक है, यानी कि बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी कि दूसरा बैठक जो हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो दूसरा बैठक यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, बताइए संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा, तो याद रखेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और टोटल जो खर्च पड़ा था वो 64 लाख खर्च पड़ा था। कितना पड़ा था, 64 लाख। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन बन सकता है, तो इस सभी को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, क्योंकि हम जब भी प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम भारत के लोग। भारत को आप सभी तो प्रार्थना याद किए होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 18 का क्वेश्चन कह रहे हैं, कह रहा है कि कोई वित्तीय
बिल प्रस्तावित हो सकता है, आपको बताना कहाँ पे, तो याद रखिएगा कोई जो वित्तीय बिल होता है यानी कि फाइनेंस बिल होता है वो आपको याद रखना केवल लोकसभा में ही पास होता है। कहाँ पे होता है? लोकसभा में ही। कहाँ पे पास होता है? लोकसभा। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ देखिए आपको पता होना चाहिए कि सांसद का जो होता है संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति का महल होता है। तो आपको याद रखना है कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में नहीं जाता है, सिर्फ वो कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 109 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, आपको बताना है किस में। तो इसको तो सभी बच्चे जानते होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम एक भारतीय हैं तो हमें संविधान कुछ मौलिक अधिकार देता है जो कि वो मेरा कोई नहीं छीन सकता है। हाँ, कुछ कारणवश में आपका कुछ मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है, बट जो हमको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है वो किस किस आर्टिकल्स के तहत? तो 12 से लेकर 35 तक आप पढ़िएगा कि आपको क्या मौलिक अधिकार मिला हुआ। चलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 20 का। कह रहा पंचायती राज विषय है किस में? आपको बताना है कि पंचायती राज किस में आता है। देखिए हम लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको बताते हैं। ठीक है, 3 सूची होता है, एक होता है केंद्र सूची, राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र सूची मतलब जिस पे केंद्र सरकार को काम करना होता है, राज्य सूची मतलब जिस पे राज्य को काम करना होता है, और समवर्ती में आता है केंद्र और राज्य दोनों। जैसे आपको हम बता दें, जैसे ट्रेन आपको केंद्र सूची में आएगा, क्योंकि केंद्र जो होता है, ट्रेन जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। वो राज्य सरकार उस पर अगर चाहेगा हम हस्तक्षेप करें तो नहीं होगा। लेकिन अगर बिहार पुलिस की बात करें तो वो राज्य सरकार का होता है। ठीक है, बिहार पुलिस पे किसका अधिकार है? राज्य सरकार का अधिकार है। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक होता है समवर्ती सूची जिसपे दोनों का अधिकार होता है। किस पे होता है? दोनों का। जैसे टैक्स जो लेता जाता है उस सबका प्रोसेस होता है कौन सा? इस पे दोनों का अधिकार होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज बताइए किस में आता है, तो वो राज्य सूची में आता है। वो काम होता है यानी कि वो निर्णय उसका कैसे निर्माण हो जाना चाहिए वो राज्य सरकार का काम है, इसीलिए वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जीके का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन साइंस का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों स्टूडेंट इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानिए और अच्छे से देखिए, और अगर आपको लगता है तो इसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो अब हम साइंस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, रसमलाई क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है कहाँ से पढ़ना चाहिए वो नहीं लगाते, पढ़े जा रहे। अरे वो चीज़ पढ़िए ना जो एग्जाम में आता है, सेलेक्टेड चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम पढ़िए, बस सेलेक्टेड चीज़ पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला मतलब 21 नंबर का, क्योंकि साइंस जो है 21 नंबर से ही स्टार्ट है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इसको ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है, तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि यहीं से ऊर्जा का उत्पादन होता है। और आपको बताना है यह भी कि भोजन का ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है कोशिका के इसी भाग में होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। कई बार पूछता है कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो ऊर्जा का यानी कि शक्ति केंद्र के नाम से, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान किए थे। किसने किए थे? स्लाइडेन और स्वान किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक कोड।
तो आनुवांशिक कोड के खोज के कारण हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्न में से एक परजीवी जो निद्रा रोग यानी कि ज्वर उत्पन्न करता है, आपको बताना है कौन सा ऐसा परजीवी है जो निद्रा रोग को उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर रखिएगा याद, बी। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ट्रिपोनोसोमा। ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि यह जो परजीवी होता है इसी के कारण निद्रा रोग यानी कि सोने का बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, और इस परजीवी के कारण आपको बता दें कि मस्तिष्क ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, और इसका लक्षण क्या है? तो आपको तेज नींद आएगा और इसके साथ बुखार आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे यह पूछ रहा है कि एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है, इसका रीज़न क्या है? तो याद रखिएगा, तारक केंद्र के कारण। किसके कारण? तो तारक केंद्र के कारण। आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यह जो होता है तारक केंद्र के कारण यह दोनों क्या होता है? आपस में भिन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 का। ठीक है, 26 का कह रहा है कि जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। आपको बताना है कि जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो इसका याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि जीनोम है। आपको बताना है कि जीनोम क्या है। तो याद रखिएगा, जीनोम जो होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये एक जाति के गुणसूत्रों के नित्य संख्या होती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि गुणसूत्र में जो पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को ही जीनोम कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीनोम क्या होता है, क्या पूछा जाए? जीनोम, तो आप कहिएगा कि सर गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को ही जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीनोम के नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत संपूर्ण गुणसूत्र आते हैं। ठीक है, और जीन इन्हीं गुणसूत्र में पर पाया जाता है। जीन जो पाया जाता है इन्हीं गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरण इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किरण इलेक्ट्रॉन। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स संरचना किसने बनाया। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वाटसन और क्रिक। ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना दिया था ये वाटसन और क्रिक दिया था, वाटसन और क्रिक दिया था। ठीक है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना दिया था। ठीक है, और ये कब दिए थे? तो ये दिए थे 1900, यानी कि कह सकते हैं कि इसके लिए इसको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1962 ईस्वी में। ये डबल हेलिक्स संरचना के कारण, यानी कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना दिए थे इसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए थे 1962 ईस्वी में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 30 का क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो दिए थे वो डार्विन दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 31 का। करा किसी प्रयोग में समय की माप इतना दी गई है, इस प्रयोग में समय के मापन में प्रतिशत अनिश्चितता की गणना कीजिए। तो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर आप चाहते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर दे तो कॉमेंट करके आप जरूर कॉमेंट कीजिए कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हम कॉमेंट यानी कि इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 40 pm है। ठीक है, इसे नैनोमीटर में बदले। तो आपको नैनोमीटर में बदलना है, तो नैनोमीटर में आप इजीली इसको बदल सकते हैं। ठीक है, बस आपके लिए इसको डाटा याद रहना चाहिए। अगर आपको डाटा याद नहीं रहेगा तो फिर आप इसको नैनोमीटर में नहीं बदल पाइएगा। तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन की जो त्रिज्या दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है? 40 pm दे रखा है। तो 1 pm बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, यानी कि 1 pm में कितना होता है पिकोमीटर में? 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में, और जब मीटर में आएगा तो नैनोमीटर में भी हो जाएगा, चूँकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो जैसे आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो फिर इसको नैनोमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है 25 मीटर पर सेकेंड
को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आसान भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड से आपको किस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। तो आप इसको इजीली बदल सकते हैं। आप बताइए कैसे। तो इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो 18/5 से गुना कीजिएगा तो 5 से 25 कट जाएगा, 5 मरते में, तो 18 पर 90 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 34 का। कह रहा एक शक्ति उत्पादक केंद्र में 10⁻12 किलोवाट शक्ति का उत्पादन होता है, तो इसे मेगावाट में व्यक्त करें। लीजिए आप, ये यूनिट कन्वर्जन है, तो इसको आप काफ़ी देख लीजिएगा, यूनिट कन्वर्जन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका जो है किलोवाट में दे रखा, तो आपसे पूछ रहा है इसको मेगावाट में कन्वर्ट करें। आप सभी को बता दें कि 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻3 वाट। याद रखेंगे 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट। तो जब 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है तो 10⁻12 किलोवाट में कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻15 वाट। कितना हो जाएगा, 10⁻15 वाट। तो जब 10⁻15 वाट हो जाएगा तो इसको मेगावाट में आप बदलने के लिए क्या कीजिएगा, तो 10⁻6 से भागा दे दीजिएगा। चूँकि आपको पता होना चाहिए 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। याद रखिएगा दो चीज़ अभी हम बोले आपको, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। तो यहाँ से अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻9 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 10⁻9 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 35 का। तो 35 का नॉमरिकल है और बहुत आसान नॉमरिकल है, ठीक है। डायरेक्शन पे आधारित है, तो आप सभी को तो पता ही है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वहाँ मैप बना करके और जैसे जैसे कह रहा है उस तरह से कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर पर घंटा। फिर भी अगर आपको यह क्वेश्चन में दिक्कत है तो कॉमेंट करके आप कॉमेंट कीजिए कि सर दिक्कत है, तब हम इसको बोर्ड पर सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। बट आप लोग कॉमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बताइए अमलगम जो है ये क्या है। तो बता दें अमलगम एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु होता है। यानी पारा के मिश्र धातु को ही अमलगम कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पारा के मिश्र धातु को ही क्या कहा जाता है, अमलगम। यानी कि पारा के अंतर्गत अगर आप कोई भी धातु को मिलाते हैं तब जो प्राप्त होता है उसी को अमलगम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपको पता है धातु की क्रियाशीलता श्रेणी हम आपको बता चुके हैं। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी के अंतर्गत जो नीचे पाया जाता है, हाइड्रोजन से जो नीचे होता है वो सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे दे रखा है 4 ऑप्शन, जिसमें कि सोना जो है सबसे नीचे होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना, ठीक है। ये जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चांदी भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्लेटिनियम भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा सोना चांदी प्लेटिनियम, सोना चांदी प्लेटिनियम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। हो सकता है अभी सोना दिया है तो और भी ऑप्शन दे करके आपको चांदी या प्लेटिनियम दे सकता है, तो याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछ रहा 38 का कि वायुयानों के टायरों में भरने वाली कौन सी गैस का प्रयोग, यानी कि वायुयान का जो टायर होता है उसके अंदर कौन सा गैस भरा जाता है। तो याद रखेंगे हीलियम, ठीक है। कौन सा गैस, हीलियम। हीलियम एक प्रकार का अक्रिय या निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है, अक्रिय या निष्क्रिय गैस होते हैं और इसी का यूज किया जाता है वायुयान के टायर में, ताकि टायर में जो घर्षण हो उससे आग ना लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 39 नंबर का। कह रहा है कि पुराने तिल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो जितने भी आपके पुराने तिल चित्रों के रंग को जो है फिर से उभारने का काम करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 40 का कह रहा है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है। तो इसका भी राइट आंसर याद रखिएगा इन्वर्टेज हो जाएगा। इन्वर्टेज क्या करता है, स्टार्च को, ठीक है, किसको, स्टार्च मतलब मंड को, ये किस में बदल देता है, माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है, मंड को माल्टोज में बदलता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है 41 का कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। आपको बताना है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डायनामाइट में जो मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा अल्फ्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको, ठीक है, कि ये जो आधुनिक डायनामाइट में जो नाइट्रोग्लिसरीन की जगह आजकल जो है सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसके? सोडियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, आजकल जो आधुनिक डायनामाइट आने लगा है उसके अंतर्गत नाइट्रोग्लिसरीन की जगह पूछेगा क्या चीज़ का यूज किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 का। इसमें कह रहा है कि बताइए सिरका में पाया जाता है, आपको बताना है कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो ये तो सभी बच्चे को याद होगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल जो ऑप्शन में सी दे रखा है वो पता है कहाँ पाया जाता है? चींटी में पाया जाता है या सांप के डंक में पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग तो सभी को पता है बैटरी के अंतर्गत यूज किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का तो सभी को पता होगा कि अम्लराज बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, चींटी के डंक में, और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है अम्लराज बनाने में किया जाता है। और अम्लराज का उपयोग कहाँ किया जाता है आपको पता होना चाहिए, आभूषणों को साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। जो खाद्य पदार्थ होता है उसको सड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 44 में कह रहा है कि प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो प्राकृतिक रबर बनता है वो किससे बनता है, तो याद रखिएगा आइसोप्रोपिन से। किससे? आइसोप्रोपिन से। जब आप बहुलक चैप्टर पढ़िएगा तो याद रखिएगा, एक होता है मोनोमर्स, एक होता है पॉलीमर्स। मोनोमर्स मतलब जिससे पॉलीमर्स का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक रबर जो होता है किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रोपिन का होता है। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रोपिन का। यह एक प्रकार का बहुलक है और यह थर्मोप्लास्टिक होता है। क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक। जो प्राकृतिक रबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है, लचीलापन नहीं होता, तो उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर सल्फर डाल दिया जाता है। सल्फर डालने से वो क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस भी आ जाता है उसके अंदर। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है कि पोलोथीन जो है प्राप्त होता है किससे? तो याद रखिएगा, एथिलीन के बहुलक को ही पोलोथीन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलोथीन बताइए किसका बहुलीकरण करने से प्राप्त होता है, तो एथिलीन का। एथिलीन का सूत्र सभी को पता होगा, C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। तो एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। और अगर आपसे पूछा जाए कि पोलोथीन बताइए किसका बहुलक होता है, तो पोलोथीन जो होता है एथिलीन का बहुलक होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से ही पोलोथीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम चर्चा किए हैं। तो आपको इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि क्वेश्चन आपका माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, और अगर कुछ बातें इंपॉर्टेंट लगा तो आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख करके जाइएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और यह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है हम पूछा हुआ क्वेश्चन सिलेक्टेड छांटे हुए हैं कि यह किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जितना भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछता है और पूछने जाने की संभावना है इस बार भी, तो आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमें गुरु दक्षिणा के तौर पे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज दीजिए इस लिंक को, और उसको भी बोलिए सब्सक्राइब कर लेंगे जिसको यूज़फुल लगे है वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।